Good morning, students. So we are doing chapter first, resources and development, and in this chapter we have discussed up to resource conservation. Yesterday we discussed about the resource conservation and one definition or one quotation of Mahatma Gandhi we have discussed. That there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. Now today we will start the new topic that is called land resource. Next topic that is given, that is land resource. The name of this is land resource. So land is also a resource for us. Why? Because we are using land for different purposes, for agriculture, to making building, industries, all things we are using लैंड एज ए रिसोर्स. लैंड को ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि इन चीज़ों को बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए. तो व्हाट इज़ कॉल्ड? लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost इंपॉर्टेंस. यू नो वेरी वेल एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन लैंड. सो विदाउट लैंड हाउ वी विल डू दीज थिंग्स. यानी हर एक चीज़ के लिए हमारे लैंड की ज़रूरत पड़ती है. तो लैंड के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, utmost वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ऑल एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग बाई अस. ह्यूमन बींग जो भी एक्टिविटी करता है वो सारी की सारी क्या है आपकी? वो लैंड के ऊपर है. जैसे इसमें बताया गया नेचुरल वेजिटेशन, दे आर फाउंड नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट दैट इज़ फाउंड ऑन द लैंड. वाइल्ड लाइफ ऑल्सो फाउंड ऑन द लैंड. ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इज ऑल्सो सर्वाइव ऑन द लैंड. इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग ऑन दिस लैंड. Transport and communication system is also developed on land. So land is the most important resource for us. इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. अब लैंड है वो सेम नहीं है सभी जगह पे. देर आर रिलीफ फीचर्स आर डिफरेंट. रिलीफ फीचर्स आर डिफरेंट लाइक देर आर सम माउंटेन एरियाज, सम आर प्लेन एरियाज, सम आर प्लेट्यू एरियाज. बट इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी एरिया इज इन डिफरेंट वे. तो हर एक एरिया की इंपॉर्टेंस सेम नहीं है. कुछ एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एरिया कम इंपॉर्टेंट है. तो उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे. इंडिया हैज़ ए लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर. रिलीफ का मतलब है सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऊपर का पार्ट है वो हर जगह पे सेम नहीं है, वेराइटी है उसके अंदर. वी हैव माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. तो हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरीज हम बनाएंगे, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. तो हमारे यहाँ पे 2-3 मेन कैटेगरीज है. वो कौन सी आपकी? माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. 3 कैटेगरीज हैं. एंड दिस पाई चार्ट इज मेड फॉर दिस चार्ट इज कॉल्ड, और दिस डायग्राम इज कॉल्ड पाई डायग्राम. इसको हम क्या बोलते हैं? पाई डायग्राम बोलते हैं. 360 डिग्री के ऊपर बनाया हुआ ये. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स. द मोस्ट एरिया, जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो हमारा क्या है? दैट इज़ द प्लेन एरिया. 43% एरिया वी हैव प्लेन एरिया. देन नेक्स्ट इज गिवन माउंटेन्स. दिस पिंक कलर दैट इज 30% माउंटेन एरिया एंड 27% वी हैव प्लेट्यू. इफ इट इज आस्क्ड विच रिलीफ फीचर इज द लार्जेस्ट इन आवर कंट्री, सो यू विल से प्लेन एरिया. प्लेन एरिया हमारे देश में कितना है? 43% है. प्लेट्यू एरिया हमारे देश में कितना है? 27% है. और माउंटेन एरिया कितना है? 30% है. सो दिस यू विल रिमेंबर. नेक्स्ट इज गिवन लैंड यूटिलाइजेशन. व्हाट इज द यूज ऑफ लैंड? व्हाट आर द यूजेज ऑफ लैंड? वी विल डिस्कस. यानी लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इन विच पर्पज वी आर यूजिंग द लैंड. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज. लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज. लैंड का यूज है वो कई पर्पज पे है. फर्स्ट इज फॉरेस्ट. वी आर मेकिंग फॉरेस्ट, वी आर यूजिंग एज ए फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉम द लैंड. लैंड के ऊपर फॉरेस्ट एरिया उसका हम यूज़ करते हैं. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. कुछ लैंड ऐसे भी हैं जिसके ऊपर कोई कल्टिवेशन नहीं होती, वो खाली पड़ी रहती है, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर भूमि इसको बोलते हैं. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. द लैंड विच इज़ यूज नॉट फॉर एग्रीकल्चर फॉर अदर पर्पज, दैट इज कॉल्ड लैंड फॉर नॉट फॉर एग्रीकल्चर यूज. यानी जिस यूज लैंड का यूज हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं करते हैं, सम अदर पर्पज़ के लिए करें, इंडस्ट्री बनाने के लिए, रेल नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड ए नॉन एग्रीकल्चरल यूज. नाउ नेक्स्ट इज गिवन fallow land. There are 3 types of fallow land. First we have to know the meaning of fallow land. What is fallow land? The land which is not suitable for agriculture, that is called fallow land. यानी जो land कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? fallow land. What is the meaning of fallow land? The land which is not used for cultivation, that is called fallow land. Now fallow land is also 2 types. One is given current fallow land and second is given other than current fallow. First is given current fallow land and next is given other than current fallow land. So what is said? First is current fallow land. Current fallow land is that land which is not used for cultivation from last 1 year or less than 1 year. यानी वो लैंड जिसका यूज पिछले 1 साल या उससे कम समय से हुआ है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, कल्टिवेशन के लिए. तो उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड. इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. द लैंड विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर कल्टिवेशन फ्रॉम लास्ट 1 year और लेस देन 1 year, सो दैट इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड. Then next is given other than current fallow land. Other than current fallow land, the land which is not used for cultivation from last 1 to 5 years.
करंट फैलो लैंड में हमने क्या पढ़ा कि जिस लैंड का यूज पिछले 6 महीने या 1 साल से नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड, द लैंड विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर फ्रॉम लास्ट 1 to 5 ईयर्स। अदर देन करंट फैलो का क्या बताया है कि जिस लैंड का यूज पिछले 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। नाउ नेक्स्ट विल कम कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड, द लैंड विच वॉज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर्स। ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड। करंट फैलो लैंड, द लैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और कल्टिवेशन फ्रॉम लास्ट 1 years or less than 1 years, that is called current fallow land. Then other than current fallow, the land which is not used for agriculture from last 1 to 5 years, that is called other than current fallow land. Third, I have told you culturable wasteland, the land which is not used for agriculture from last 5 year or more than 5 years. So these are the 3 types we have discussed: current fallow land, other than current fallow, and culturable wasteland. Current fallow land, land not used for cultivation from last 1 year or less than 1 year. Then other than current fallow, the land which is not used for agriculture from last 1 to 5 years. And culturable wasteland, the land which is not used for cultivation from last 5 year or more than 5 years. यानी जिस लैंड का यूज पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा समय से नहीं हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग, 2 थिंग्स इज गिवन इन योर बुक, नेट सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया इज दैट एरिया विच इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर विच द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द प्रेजेंट टाइम। नेट सोन एरिया किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी क्रॉप्स प्रेजेंट टाइम में उगाई हुई है। नेट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट टाइम द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच फील्ड, जिस खेत के अंदर उगाई है उसको हम किस में शामिल करेंगे, नेट सोन एरिया में शामिल करेंगे। नेक्स्ट इज गिवन ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, टोटल क्रॉपिंग एरिया। इट मीन्स द क्रॉप विच आर ग्रोन इन लास्ट 6 ईयर, बिफोर 6 ईयर, यानी पिछले 6 महीने पहले उसमें क्रॉप उगाई थी, अब प्रेजेंट टाइम में उसमें क्रॉप नहीं है तो उसको हम किस में शामिल करेंगे, वी विल इंक्लूड इन ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, ग्रोस क्रॉप्ड। नेट सोन एरिया इज दैट एरिया विच इज़ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्रेजेंट टाइम। जिस खेत के अंदर प्रेजेंट टाइम में फसल है उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन बिफोर 6 मंथ, पिछले 6 महीने पहले उसको यूज़ किया गया था बट अभी खाली है, तो नेट सोन एरिया प्लस द लैंड विच इज़ नॉट यूज फ्रॉम लास्ट 6 मंथ वी विल इंक्लूड दो, तो इट विल बिकम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब जो क्रॉप्स प्रेजेंट टाइम में उगाई गई है उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। जिस खेत के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो फसल उगी हुई है उसको हम नेट सोन एरिया में शामिल करते हैं। और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या है, नेट सोन एरिया तो है ही है जिसमें फसल उगाई हुई है बट पिछले 6 महीने में फसल नहीं उगाई गई थी, पिछले 6 महीने पहले उसमें फसल थी, उसको हम शामिल करके इकट्ठा कर देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस क्रॉप एरिया। ग्रोस का मतलब टोटल। ओके, सो दिस इज द लैंड यूटिलाइजेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड, नेट सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप एरिया। दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। Now next is given land use pattern in India. How land is used in our country, that is given. These are 2 photographs given. These are 2 images also given in your book also. आपकी बुक में भी दी हुई है। तो इसमें 2 कंपैरिजन किए। There are 2 pie charts and they are of different years. First is given in the 1960 to 61 and second is given 2014 to 15. यानी एक तो है 1960-61 का और दूसरा है 2014 और 15 का। इसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, सम एक्टिविटीज़ आर चेंज्ड। जैसे आपका अंदर इसके अंदर आप देखोगे तो पहला आपका बताया गया फॉरेस्ट इन 1961-60 इट इज़ ओनली 18%, यानी 1960-61 में हमारे इंडिया के अंदर लैंड यूज़ के अंदर फॉरेस्ट का एरिया कितना था, 18% था। बट नाउ इन 2014-15 यू विल सी इट इज़ 23.3%, यानी 5% के लगभग इसमें क्या है, आपका इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज गिवन बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी जो आपकी बंजर भूमि थी, कल्चरेबल वेस्टलैंड नहीं थी। रेड कलर में आप देखोगे दैट वाज 18.1%, नाउ इट इज़ डिक्रीज एंड इट बिकम 5.5%, यानी जो लैंड पहले खाली पड़ी रहती थी अब उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इट मे बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज और फॉर अदर पर्पज, यानी जो 18% थी वो अब कितनी हो गई है, 5%, यानी 13% वी हैव यूटिलाइज जो खाली पड़ी रहती थी पहले 1960-61 के टाइम में। नेक्स्ट इज गिवन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, पहले कितना था 4.95, नाउ इट इज़ इंक्रीज एंड बिकम 8.7%। जो पहले 4.9% था वो बढ़कर कितना हो गया, 8% हो गया। एग्रीकल्चरल यूज के लिए नहीं है। जो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो पहले
पशुओं को चराने के लिए परमानेंट घास के मैदान खाली पड़े रहते थे वो कितने थे, दीज आर ओनली 4.71% एट दैट टाइम, नाउ इट इज़ डिक्रीज एंड इट बिकम 3.3%। अब ये क्या हो गया आपका, ये डिक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि नाउ द पीपल स्टार्ट लिविंग सेटल्ड लाइफ, और सेटल्ड लाइफ रहने के कारण क्या है, वो जो एनिमल्स हैं उनको भी अपने घरों के अंदर रखने लगे, उनको घूमने के लिए बाहर ले जाने वाले जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके कारण क्या है, वो एरिया भी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे इसमें 4.7% था, अब वो कितना हो गया, 3.3%। नेक्स्ट इज गिवन एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, यानी अदर कैटेगरीज, इसमें ट्रीज हो जाते हैं, अदर क्रॉप्स भी आ जाती है। वो कितना था हमारे यहाँ पे 1.5% था, अब वो कितना हो गया, ओनली 1%, यानी अब वो एरिया कम हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट इज गिवन कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या कहा था मैंने, जो पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से खाली बड़ी कल्टिवेटेड लैंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो वो कितनी थी, 6.23% थी, नाउ इट इज़ डिक्रीज एंड बिकम 4%, यानी अब उस लैंड का भी हमने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया जो पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा समय से खाली पड़ी थी। वो पहले 1960-61 में कितनी थी, 6.23 थी, अब वो कितनी हो गई है, 4% हो गई, यानी इसमें भी डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब लैंड जो खाली पड़ी रहती थी उसको भी हमने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज गिवन फेलो और अदर देन करंट फेलो, यानी फेलो लैंड दो इज नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, वो और अदर देन करंट फेलो जो पिछले 5 साल, 1 साल से 5 साल के बीच में खाली पड़ी थी, वो कितनी थी उस टाइम, 3.5% है। अब वो कितनी हो गई है अपनी, 3.6%, यानी उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कुछ लैंड ऐसी हो गई है जिसके अंदर हम ओवर इरिगेशन के कारण या माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो गया, वो लैंड डिग्रेड हो गई है, उसका यूटिलाइजेशन खत्म हो गया है। पानी जैसे पंजाब में ज़्यादा लगाने से लैंड कुछ खाली हो जाती है, बंजर हो जाती है, ऐसे ही माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही है उसके कारण भी क्या हो रहा है, आपका लैंड डिग्रेड हो रही है। देन नेक्स्ट इज वन करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड दैट इज़ गिवन अबाउट 4.9%। पहले कितना था वो आपका, 3.73% था, अब कितनी है वो, 4.9%, यानी करंट फेलो लैंड में भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ज़मीनें जो हैं वो जिसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन होने से क्या है, लैंड डिग्रेड होती जा रही है। तो पहले वो कितना था, 3.73%, नाउ इट इज़ इंक्रीज एंड इट बिकम 4.9%, यानी करंट फेलो का मैंने क्या बताया था, द लैंड विच इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, यानी पिछले 1 साल या 1 साल से कम समय से जिस लैंड का यूज़ नहीं हो रहा था उसको हम करंट फेलो लैंड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज गिवन नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया कौन सा होता है, नेट शोन एरिया का मतलब बताया गया है कि लैंड द एरिया विच इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन इन द प्रेजेंट टाइम और द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द प्रेजेंट टाइम, जिसमें क्रॉप्स अभी प्रेजेंट टाइम में उगाई हुई है उसको हम किस में शामिल करते हैं, नेट शोन एरिया में शामिल करते हैं। तो वो पहले कितना था 1960 के अंदर, वो 46.6% था, अब वो डिक्रीज होकर कितना हो गया 45.5%, यानी अप्रोक्सीमेटली 1% का इसके अंदर डिक्रीमेंट आया। उसका कारण क्या बताया गया, उसका कारण ये बताया गया कि कुछ लैंड जो हम एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे थे, अब वो लैंड क्या हो गई है, वो करंट फेलो लैंड में या अदर देन करंट फेलो में चली गई है, क्योंकि उस लैंड के अंदर ओवर इरिगेशन के कारण, माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो गया, वो धीरे धीरे आपका एक्सप्लोटेशन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड नेट शोन एरिया। तो नेट शोन एरिया वो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका कम हुआ है, और इसमें नेट शोन एरिया आपका इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज अबाउट द नेट शोन एरिया दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अप टू दिस नेट शोन एरिया वी हैव डिस्कस्ड. So it is over now. Tomorrow we will discuss the next thing. You will read it and make your notes. Thank you. Have a nice day.